नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप तलवार, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो प्रेडिक्शन में फिर से स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ध्रुव राठी जो कि एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में एस्ट्रोलॉजी का खूब मजाक उड़ाया। मेरे पास उनके हर मजाक का जवाब है। आपको मैं एक एक क्लिप दिखाऊंगा कि वो किस तरह उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसका मैं आपको जवाब भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी का पहला क्लिप आप देखिए, इसमें उन्होंने इंडिया और इंग्लैंड के मैच के बारे में कुछ बात कही थी, तो उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले की बात है दोस्तों, जब इंडियन क्रिकेट टीम अनफॉर्चुनेटली T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, जब उन्होंने सेमीफाइनल मैच हारा इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट अनफॉर्चुनेटली। क्या इसका मतलब ये हुआ कि उनका फॉर्च्यून खराब था? अगर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की माने तो इसका बिल्कुल उल्टा ही था। उनके हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम का फॉर्च्यून बड़ा अच्छा था। सेमीफाइनल मैच से पहले एबीपी पर एक न्यूज प्रोग्राम आया था जिसका नाम था 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। इस न्यूज प्रोग्राम में बैठे 11 ज्योतिषियों ने कुछ बड़ी ही चमत्कारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस दी। 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए, अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो कल की विजय भारत की निश्चित है। इंडिया की जीत के अलावा इनमें से कई एस्ट्रोलॉजर्स की यह भी प्रेडिक्शन थी कि बड़ी कांटे की टक्कर होगी इस मैच में। बहुत प्रखर स्थित कांटे की टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। लड़ाई तो बराबर की है। आप में से जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनके लिए बता दूं, ये एक कंप्लीटली वन साइडेड मैच था। कोई कांटे की टक्कर नहीं हुई। इंडिया ने 168 रन बनाए थे, इंग्लैंड ने एक विकेट तक नहीं खोई और इस टारगेट को चेस कर डाला सिर्फ 16 ओवर्स के अंदर। तो आपने ये क्लिप देखी? देखिए, प्रेडिक्शंस हर किसी की अपनी एक स्टडी है। कोई अपनी स्टडी किस तरह से करता है, कोई अपनी स्टडी किस तरह से करता है। पहले आपको मैं बताता हूं, आप मेरी ये दो क्लिप्स देखिएगा। ये मैंने दो शॉट्स डाले हैं। एक शॉट मैंने डाला था T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें मैंने बताया था कि श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया शायद वर्ल्ड कप जीत सकती हैं। इस शॉट में क्या हुआ कि पाकिस्तान जो थी, जिसका कोई चांस नहीं था फाइनल में जाने का, लेकिन वो फाइनल में चली गई। और इंडिया और इंग्लैंड के बारे में जो मैच हुआ उस बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। और दूसरा मैंने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी डाला था। आप ये पहले क्लिप्स देखिए। तो आप सबको मालूम ही है कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मेरी कुछ प्रेडिक्शंस हैं। मेरे हिसाब से जो मेरी स्टडी कह रही है, उस हिसाब से ये 4 टीमें कप की प्रबल दावेदार हैं: फ्रांस, पोर्चुगल, वेल्स और इंग्लैंड। और दूसरा जो था फीफा वर्ल्ड कप में, मैंने ये बोला था कि फ्रांस जो है दोबारा से वर्ल्ड कप जीत सकती है। फ्रांस, पोर्चुगल, वेल्स और इंग्लैंड, ये 4 टीमें मैंने सिलेक्ट की थी 32 कंट्रीज में। 32 कंट्रीज खेल रही थी वर्ल्ड कप। उसमें से फ्रांस का नंबर 1 था। हाँ, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इसको जीतना चाहिए था, लेकिन फ्रांस फाइनल तक पहुंची और फाइनल स्कोर 3-3 था। वो पेनल्टी शूटआउट में जो भी हार जीत हुई वो अलग बात थी, लेकिन मेरी कैलकुलेशन ये कह रही थी कि ये फ्रांस का चांस बहुत ज्यादा थे। तो ये कैलकुलेशंस होती हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगला बंदा, इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, जितने बड़े बड़े जो टीवी के अंदर आप देख रहे होंगे, जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, वो मतलब आप उनको आराम से वो कह सकते हैं कि बड़े आराम से आपने कह दिया कि ये इनकी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होता। हर कोई बंदा अपने हिसाब से वो देखता है। ठीक है, हो सकता है कि क्या कहते हैं कि कैलकुलेशंस गलत हो गई हो। हम भगवान तो नहीं है, हम भी एक इंसान है। हमने भी ये विद्या सीखी है। हम कोई मां के पेट से लेके पैदा नहीं हुए। तो इतनी बातों में ऐसे मजाक उड़ाना, चलो ये तो पहली बात थी। अब मैं आपको इनका दूसरा वीडियो देखिए, वो क्या कह रहे हैं। क्लास तक ढंग से साइंस पढ़ी है तो आप खुद ही ये चीज सोच सकते हैं। क्या आप जानते हैं कौन सा फोर्स बाकी प्लैनेट्स और सन धरती पर लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ऐसे ही चांद भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है धरती पर, जिसकी वजह से ओशन में हमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स देखने को मिलते हैं।
नोट करने वाली चीज ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपली एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के मास पर डिपेंड करता है और उनके बीच डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताएगा कि आपको अपनी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, फिर इन्होंने दूसरी वीडियो में कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून का है वो अर्थ के ऊपर जो मून कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं। अब ओशंस में हाई टाइड्स और लो टाइड्स आएंगे। जो चंद्रमा है हमारा, जो चंद्रमा है वो एस्ट्रोलॉजिकली हमारी रक्त धमनियों का और ब्लड का कारक है। अगर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से हाई टाइड्स और लो टाइड्स आ सकते हैं तो हमारी बॉडी पे असर नहीं होगा। ये पॉइंट सोचने वाला है, आप सोचिएगा असर होगा कि नहीं होगा। यहां असर हो सकता है तो यहां नहीं होगा। अब पहले आप एक ये वीडियो देखिए रमेश और सुरेश की। से लॉजिकली सोचकर देखिए, अगर एक रमेश है एक सुरेश है, रमेश जनवरी में पैदा हुआ है, सुरेश जुलाई में पैदा हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या सूरज की तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आने लग रहा है वो रमेश पर ज्यादा लगे, सुरेश पर कम लगे? कि सूरज वहां से दूर से बैठा बोलकर कहेगा भाई जो जनवरी वाले लोग हैं भाई सब लाइन में खड़े हो जाओ यहाँ पर, रमेश तू भी आजा, जनवरी वाला है, आज तेरे ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाऊंगा मैं। कुछ सेंस बना इस बात का? या फिर वो दूर बैठा मंगल ग्रह है हमारा, वो कहेगा भाई जो मार्च में पैदा हुए हो सब आ जाओ, मैं आप सबके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर आ रहा हूं जिससे सबको गुड लक मिलेगी। ये लॉजिक सुनकर तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। अगर ये इन्होंने बात की रमेश और सुरेश की, जो उसमें आ रहे हैं जैसे कोई जिसका जनवरी में पैदा हुआ या जो भी है व्हाटएवर, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जो आप लोग अपनी राशियां देखते हैं, 12 राशियां, जैसे आप जैसे देखते हैं एरीज, टॉरस, मतलब मेष, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वृष, जितने भी न्यूज़पेपर्स है ना, जितने पूरे वर्ल्ड में, और हम चाहे इंडियन न्यूज़पेपर्स ही ले लो, चाहे इंटरनेट है, वो आपको यही बताएंगे कि जो एरीज जो राशि है या साइन है, ये जिनका बर्थ डेट 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल, मतलब जिनका बर्थ डेट इस दौरान हुआ है वो एरीज राशि का हो गया। और मतलब 20 अप्रैल से लेके 20 मई, जिन दिन का जन्म इस तारीख को हुआ है वो टॉरस मतलब वृष राशि का हो गया। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी राशियां हमारे इंडियन कैलेंडर के हिसाब से, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। देखिए, असल में जो राशियां होती हैं वो राशियां मून से कैलकुलेट होती हैं, हमारे चंद्रमा से कैलकुलेट होती हैं। जो चंद्रमा है, मतलब कि जो चंद्रमा 27 से 28 दिन लेता है एक राशि से दोबारा अपनी उस राशि पे आने के लिए, मतलब वो 2 से ढाई दिन के अंदर एक राशि कवर करता है। और जैसे मेष मतलब एरीज में ये 2 दिन रहेगा, फिर मतलब फिर आएगा टॉरस में, ये यहाँ मतलब वृष में, फिर ये यहाँ पे 2 या ढाई दिन लेगा। ऐसे करते करते 28वें दिन में ये दोबारा 12 राशियां करते हुए ये दोबारा एरीज राशि में आ जाएगा। तो हर महीने के हर दिन में हर अलग अलग राशियां आपको देखने को मिलेंगी। तो असली राशि आपकी वही है, वो नहीं है जो आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। शायद ध्रुव राठी ने न्यूज़पेपर वाली उठा के और अपना इंटरनेट वाली जैसे उसने देखा वो आपको उसने थोड़ा सा आर्टिकल अपना बनाया और आपको बता दिया।
ऐसे राशियाँ कैलकुलेट नहीं होती हैं, असली राशि ऐसे कैलकुलेट होती है। मैं आपको और भी बताऊंगा इसमें, और कुछ और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और एक और बात है, जैसे कि राशि पहले के लोग अपना नामकरण कैसे रखते थे, वो पहले जैसे कोई आदमी जिस राशि में पैदा हुआ उसका नक्षत्र देखकर वो किस नक्षत्र में पैदा, किस पद में पैदा हुआ, तो उसका नाम उसी इनिशियल से रखा जाता था। मून अगर कैंसर में है, कैंसर इन द सेंस कर्क, और उसका पुनर्वसु नक्षत्र है, तो जो पैदा हुए बच्चे का नाम H से या ह से कहा जाता है। अब आप अगली क्लिप देखिए जिसमें बंटी, बबली और बबलू के बारे में कुछ बोल रहे हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जिनका बर्थडे 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में आता है। इसके बाद वाला जो साइन होता है वो होता है पाइसेस, 19 फरवरी से शुरू होता है वो। अब यहाँ पर सोचकर देखिए 3 लोगों के बारे में, बंटी, बबली और बबलू। बंटी का बर्थडे आता है 20 जनवरी को, बबली का बर्थडे आता है 18 फरवरी को और बबलू का बर्थडे आता है 19 फरवरी को। अब बंटी और बबली का बर्थडे जो है वो एक दूसरे से काफी दूर है, लेकिन इन दोनों का हॉरोस्कोप एक ही है। दोनों एक्वेरियस कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पर बबली और बबलू का बर्थडे एक दिन के अंतर है इन दोनों के बीच में, लेकिन दोनों के हॉरोस्कोप्स बिल्कुल कंप्लीटली अलग। कुछ सेंस बना इस बात का, जिन दो लोगों के बर्थडे इतने पास है एक दूसरे से, उन दोनों का भविष्य बिल्कुल अलग। और जिन दो लोगों के बर्थडे 1 महीने दूर है, उन दोनों को सेम गुड लक बैड लक मिलने लग रही है। तो इन्होंने बंटी और बबली और बबलू का एग्जाम्पल दिया। पहले तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो मूवमेंट के हिसाब से राशियां तय होती है, हर महीने अलग अलग राशि होगी, ये तय होती है। जो इन्होंने साल में 12 राशियां बोली है, वो हर महीने हमारी राशियां हर महीने अलग अलग होती हैं, हर महीने के हर दिन में। हम इसीलिए टाइम पूछते हैं इंसान का, कि आप टाइम पूछने के बाद इंसान का पता लग जाता है, क्या है, पता लग जाता है कि वो कौन से लगन में पैदा हुआ। ये लगन चार्ट होता है, ये लगन पहला हाउस है हमारा, इसको हम लगन कहते हैं। इससे इंसान के नेचर के बारे में पता लगता है। और जो इंसान एक दिन में, हर इंसान का एक जैसा लगन नहीं रहता, इसीलिए हम टाइम पूछते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ये मैं क्लिप डाल रहा हूं, जो 1 फरवरी 2022 को सुबह 2 बजे ये मैंने एक क्लिप डाली है, और दूसरी क्लिप डाली है 1 फरवरी 2022 को सुबह 5 बजे। ये आप देख लीजिए, इन दोनों के चार्ट में कितना फर्क है, इन दोनों के लगन में कितना फर्क है। अब आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो 1 फरवरी 2022 सुबह 2 बजे का लगन था, वो लगन 8 नंबर का, कहने का मतलब ये है कि स्कॉर्पियो लगन, वृश्चिक लगन था। और 1 फरवरी 2022 सुबह 5 बजे का जो लगन है, वो आप देखिए उसमें भी धनु लगन आ रहा है, सेजिटेरियस लगन। तो इसका कहने का ये मतलब है कि उनकी एक और बात मैंने गलत कर दी, वो ये है कि वो बंटी और बबली का एक ही हॉरोस्कोप कह रहे थे, जबकि ये हॉरोस्कोप दोनों डिफरेंट होंगे। और आप ये भी नोट कीजिएगा, इन सबके नक्षत्र और सब लॉर्ड भी बदले हुए होंगे। ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, एक फरवरी सुबह 2 बजे वाले का नक्षत्र भी अलग बदले हुए होंगे, और सुबह 5 बजे वाले 1 फरवरी 2022 सुबह 5 बजे वाले के भी नक्षत्र बदले हुए होंगे। नक्षत्र और सब लॉर्ड दोनों बदले हुए हैं। इससे काफी कुछ चीजें अलग हो जाती हैं, और इससे काफी कुछ चीजें पता लग गई होंगी आपको कि हर आदमी जो एक दिन में पैदा हो रहा है, सबके चार्ट्स डिफरेंट होते हैं, एक सा चार्ट नहीं होता। साल 1958 में एक स्टडी करी गई थी इसको लेकर। लंदन में करीब 2000 से ज्यादा बच्चे जो एक समय पर पैदा हुए थे, उन सबको इस स्टडी के लिए रजिस्टर किया गया। अगले कई सालों के लिए, डेकेड्स के लिए उनको मॉनिटर किया गया, उनकी डेवलपमेंट को देखा गया। रिसर्चर्स ने 100 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा कि जब ये बच्चे बड़े हुए, बाद में जाके इन्होंने नौकरी करी तो कौन सी नौकरी करी, ये मैरिड हुए या अनमैरिड रहे, इनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, इनका IQ लेवल कैसा था, स्पोर्ट्स में ये कितने अच्छे थे, मैथमेटिक्स में ये कितने अच्छे थे, इनका एंजाइटी लेवल कैसा था। और साल
2003 में जब रिसर्चर्स ने इस स्टडी के रिजल्ट्स को पब्लिश किया जर्नल ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज में, तो ये पाया गया कि इन सब में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी। तो जब एक समय पर पैदा हुए बच्चों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, जो लोग 1 महीने दूर एक दूसरे से पैदा हुए हैं, उनका हॉरोस्कोप सेम कैसे हो सकता है? इसे इन्होंने कहा है कि सिमिलैरिटीज, एक तो अव्वल तो सबसे बड़ी बात है कि लंदन में इन्होंने जो बात बोली है वो मेरे को लॉजिक नहीं लगता उसमें कि 2000 बच्चे लंदन में एक टाइम पे पैदा नहीं हुए होंगे। ठीक है, हाँ, एक दिन में जरूर पैदा हुए होंगे। एक दिन में जो 2000 बच्चे, उनका हॉरोस्कोप निकालने के लिए वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हर बंदे का हॉरोस्कोप अलग होगा, हर बंदे का सबलॉट अलग होगा, हर बंदे का नक्षत्र अलग होगा। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है अपनी वीडियो में। तो इसमें ये पॉइंट भी, ये ध्रुव राठी का प्रूफ मैंने कर दिया। अब आप ये क्लिप देखिए, दूसरी क्लिप जो उन्होंने ट्विंस के बारे में बोली है। दूसरा पॉइंट, कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे डेट और टाइम ऑफ बर्थ से रिलेटेड है। इसका मतलब तो ये हुआ जो ट्विंस एक साथ पैदा होते हैं या फिर लिटरली मिनट्स का अंतर होता है उन दोनों के पैदा होने के बीच में, उन दोनों की जिंदगियां तो एक दूसरे से काफी सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होते हुए हमें बिल्कुल नहीं दिखती। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टडी होती है ट्विंस के बारे में बात करनी। कई एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं मालूम कि ट्विंस की स्टडी कैसे की जाती है, लेकिन जो बड़े कम एस्ट्रोलॉजर्स को इस चीज़ के बारे में मालूम है। बेसिकली मैं आपको एक वीडियो पे आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ कि ये 2 ट्विंस की हॉरोस्कोप है। इससे आपको पता लग जाएगा। कहने को दोनों के हॉरोस्कोप तो सेम है, मगर इनके एक सब लॉट में फर्क होगा। सब लॉट देखिए, एक का क्या सब लॉट आ रहा है और दूसरे का क्या सब लॉट आ रहा है। इन दोनों के सब लॉट से ही इन दोनों की नेचर में फर्क आ जाएगा कि जिनका लगन का सब लॉट क्या आ रहा है और लगन दूसरे बच्चे के लगन का सब लॉट क्या आ रहा है। इन दोनों की सब लॉट से ही बच्चों के नेचर में फर्क आ जाएगा। हाँ, एक चीज पक्की है, जैसे ध्रुव ने बोला कि कोई सिमिलैरिटीज नहीं होती। ऐसा नहीं है, ट्विंस में सिमिलैरिटीज बहुत पाई गई हैं। सब कुछ, अगर आपने बॉलीवुड की मूवीज भी देखी होंगी, शायद आपको मालूम भी होगा कि एक को लगती थी तो शायद दूसरे को दर्द होता था, कुछ इसी तरह की है, लेकिन सिमिलैरिटीज होती हैं। ये बात फैक्ट है कि ट्विंस की लाइफ में जो होता है ऑलमोस्ट कुछ चीजें मिलती जुलती होती हैं। अब एक और क्लिप देखिए ध्रुव राठी की, जो कुंडली के बारे में बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट, अगर हमारी डेस्टिनी, हमारा फ्यूचर ऑलरेडी लिखा जा चुका है तो कोई फर्जी बाबा उसे कैसे बदल सकता है? ये जो ध्रुव राठी बोल रहा है ना, इसको बिल्कुल सच्ची में बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है। अब वो ये कहाँ से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, मेरे को सच में मेरे को इतना गुस्सा भी आ रहा था देखते हुए कि ये बोल क्या रहा है। और फिर भी मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये हमारे चार्ट में सपोज कीजिए ये किसी का चार्ट है, ठीक है, कोई भी चार्ट है। सबसे पहले हमारे जो ज्योतिषी हैं, वो जो लालची ज्योतिषी है, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या करते हैं। मंगलिक जो होता है, सबसे पहले तो मांगलिक की प्रॉब्लम दिखाते हैं। मंगल, मैं आपको बता देता हूँ, पहले मंगल, इन 12 घरों में अगर मंगल यहां बैठा हो, अगर मंगल यहां बैठा हो, अगर मंगल यहां बैठा हो, अगर मंगल यहां बैठा हो और अगर मंगल यहां बैठा हो, तो ऐसे जातकों को ये मांगलिक कह देते हैं। ठीक है, अब तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 का मतलब 5 आउट ऑफ 12, मतलब 12 राशियों में 5 जगह पे अगर इंसान का मंगल बैठा होगा तो ये मांगलिक होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या करते हैं, ये नॉर्मल चार्ट है, फिर ये लोग बोलते हैं कि चंद्र कुंडली निकालो जी। अब चंद्र कुंडली में भी जहां अगर मंगल, चंद्र कुंडली में भी मंगल यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, यहां बैठा हो, यहां बैठा हो 1 4 7 8 12 में, तो उसको भी ये मांगलिक बोल देते हैं। तो ये हो गया 5 आउट ऑफ 12, ये भी मांगलिक। अब ये क्या कहते हैं जी, शादी के लिए अब ये करते हैं कि शुक्र की कुंडली, मतलब वीनस की, शुक्र की कुंडली में भी
अगर मंगल यहाँ बैठा है, 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 1 4 7 8 12 में बैठा है, तो इसको भी मांगलिक है जी। इसका मतलब क्या हो गया कि 130% लोग मांगलिक है। कैलकुलेट कर लीजिए, 15/36 मतलब कि 130% लोग मांगलिक हो गए जी। 125 हो गए या 130% लोग, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि हर इंसान का हॉरोस्कोप, हर इंसान एक मांगलिक होता है, पक्की बात है। क्योंकि चाहे लगन चार्ट में ना बैठा हो, चंद्रमा में निकल आएगा या फिर शुक्र में निकल आएगा, कहीं ना कहीं तो मंगल यहाँ पे आ ही जाएगा। कहने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये चंद्रमा की कुंडली, चंद्र कुंडली इसलिए बनाते हैं, चंद्र कुंडली का कहने का मतलब ये है कि चंद्र कुंडली जो है, देखिए थोड़ा सा समझने वाली चीज है, थोड़ा सा हेक्टिक लग सकती है आपको, लेकिन मेरा समझाना फर्ज था क्योंकि इसने बहुत गलत वर्डिंग्स बोली है। मैं नहीं चाह रहा कि, मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूं, प्लीज समझिए इस चीज को। अगर चंद्र कुंडली कैसे कहने का मतलब कि अगर मून जहां कहीं पे भी मून होगा उसको हम लगन पे ले आएंगे तो वो चंद्र कुंडली हो गई, और जहां कहीं पे भी शुक्र होगा उसको लगन पे ले आएंगे तो वो शुक्र की कुंडली हो गई। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो एक और चीज इसने बोला, ध्रुव राठी ने बोला कि डिवोर्स क्यों हो रहे हैं। चौथा, बहुत से लोग शादी करने से पहले अपनी कुंडली मैच करवाते हैं। उनकी शादी मुहूर्त को देखकर करी जाती है, जो कि नॉर्मली एक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा सजेस्ट करी जाती है। कहते हैं अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी शादी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जिन लोगों ने ऐसा किया है, क्या उनका कभी डिवोर्स नहीं होता? और जिन देशों में ये सब चीजें नहीं करी जाती, क्या वहां पर सिर्फ डिवोर्स ही होते रहते हैं, वहां पर कोई अच्छी शादी नहीं होती? जब भी हम एक चार्ट बनाते हैं ना, तो डिवोर्स के बारे में हम 3 चीजें देखते हैं। पहला देखते हैं सेकंड हाउस, ये सेकंड हाउस है हमारा। फिर देखते हैं 7th हाउस, और फिर देखते हैं 11th हाउस। तो अगर आप सबको मालूम है कि ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 घर हमारे खर्चे का, व्यय का घर होता है, ठीक है। ये 12th हाउस है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि जिस चार्ट में हम देखते हैं लड़के और लड़की का 2 का मतलब, सेकंड हाउस में 2 का मतलब 2 परिवारों का मिलन। सेकंड हाउस में देखने का मतलब है कि ये 2 परिवारों का मिलन होता है। 7th हाउस पार्टनर का, 11th हाउस लाभ का फायदा। कि देखिए शादी जो है ना, वो बेसिकली एक हस्बैंड वाइफ, आदमी और औरत के बीच में नहीं है। ये सच में 2 परिवारों का मिलन है, और 2 परिवारों से उनको आपस में क्या गेन होता है, क्या फायदा होता है, इन सब का मिलन होता है। और इन सब पे ये देखा जाता है कि अगर जातक का 2nd, 7th और 11th हाउस बहुत पावरफुल होते हैं, मतलब अच्छे रहते हैं। हालांकि 7 और 11 भी हो तो भी चल जाता है, मतलब 2 7 भी हो तब भी चल जाता है, 2 11 भी हो तब भी चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि 2nd, 7th और 11th हाउस ये जातक के स्ट्रांग होने चाहिए। यही लड़के में भी होना चाहिए और यही लड़की में भी होना चाहिए। और एक एस्ट्रोलॉजी में बहुत कहना के एक मुहावरा है, वो जरूर बोलते हैं, 12th हाउस ऑफ एवरी हाउस, 12th हाउस ऑफ एवरी हाउस किल्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट हाउस। इसका मतलब ये है कि जैसे इस लगन का ये 12वां घर है, वैसे ही 2nd हाउस का ये घर 12वां घर है, 7th हाउस का ये घर 12वां घर है, और 11th हाउस का 10th हाउस 12वां घर है। तो हम देखते हैं कि 1
पहला घर, 6वां घर और 10वां घर, अगर ये किसी जातक के या किसी लड़के के या लड़की के, हालांकि देखो होता है हर एक हाउस का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है ही है, लेकिन अगर हम देखेंगे जब कुंडली मिलान करते हैं तो अब जब हम देखेंगे कि ये अगर फर्स्ट हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस अगर दोनों में से या तीनों में से तीनों ही अगर पावरफुल बैठे हैं तो डिवोर्स की जो प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी बढ़ जाती है, डिवोर्स होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये जो जातक, ये जो पंडित लोग जो है ना, एस्ट्रोलॉजर्स, ये जो कुंडली मिलान कर रहे हैं, इतने गुण मिल रहे हैं, इतने गुण मिल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। सच में इसमें कुछ नहीं होता। असल में ऐसे कुंडली को देखना चाहिए। ये देखने का प्रॉपर तरीका है कि आपको देखिए कि आपका 2, 7, 11 जो है, आप ये दूसरा घर, 7वां घर और 11वां घर ये पावरफुल हैं, इसमें कोई संबंध है या कोई दृष्टि संबंध है या कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ है, या क्या इसको यहाँ से क्या फ़ायदा हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि 1, 6, 10 देखेंगे कि पहला घर, 6वां घर और 10वां घर ये पावरफुल हैं, तो फिर हम उसको कहेंगे कि इन दोनों का कुंडली मिलान देखते हैं। फिर दोनों का हम कुंडली मिलान देखेंगे कि अगर लड़के के चार्ट में 2, 7, 11 है, लड़की के चार्ट में 1, 6, 10 है तो बात बन जाती है। लड़के के चार्ट में 1, 6, 10 है और लड़की के चार्ट में 2, 7, 11 है तो भी बात हम कह देते हैं चलो ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ उपाय वगैरह ठीक है। लेकिन अगर दोनों में ही अगर 1, 6, 10, 1, 6, 10 हो तो मैं तो खैर मना कर देता हूँ। मैं साफ सी बात बता रहा हूँ, अगर मेरे पास जो आती है मैं तो उसको मना कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे ये मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो कुंडली मिलान का तरीका जो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह करते हैं वो गलत है। असली कुंडली मिलान ऐसे दिखाना चाहिए। और ये जो ध्रुव राठी ने बोला है कुंडली मिलान के बारे में, उसको नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, वो पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी है। इतने साल लोग पढ़ के इतना पढ़ते हैं लोग, अपने जीवन का कितना टाइम पढ़ाई में अपना बिताते हैं इस चीज़ के लिए, इसको सीखने के लिए। उसने 2 मिनट में, 20 मिनट में आके बता दिया जी हाँ जी ये सब बेकार है जी, तुम अपने रास्ते जाओ, अपने रास्ते जाओ। ऐसा होता है क्या? अगर इस चीज में दम ना होता, इस चीज में, हाँ ये बात ठीक है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इसका फायदा उठाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ वो चिकनी चुपड़ी बातें हो जाएगा जी, ऐसा नहीं होता। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वो बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर है इसमें, ये इनकी गिनती बहुत ज़्यादा में। आता कुछ नहीं है, समझ नहीं है उनको। इतना पता है कि यहाँ मंगलिक, इसको मंगलिक कहते हैं, इधर कालसर्प योग कहते हैं, तो ठीक है जी, ये आपके यहाँ पे आपका मंगलिक है, आपका कालसर्प योग है, आपका राहु खराब बैठा है। राहु तो हर घर में खराब है, पहले घर में हो वो खराब, दूसरे घर में हो वो खराब, तीसरे घर में हो वो खराब। राहु केतु तो हर बार खराब होंगे। तो ऐसे करने से ठीक है। अब हर बंदे का अपना एक स्टडी करने का तरीका है, उसने पता नहीं किस हिसाब से स्टडी की होगी उन्होंने, लेकिन मेरी स्टडी तो ये कह रही है। तो मैं तो बिल्कुल, जैसे किसी का भी चार्ट आया हो तो मैं तो मना कर देता हूँ भाई, साफ सी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शन इतनी ही अच्छी होती हैं तो ये जाकर अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लेते? इन्हें तो सब पता है, ये सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो पैसा इन्वेस्ट करें और यहाँ पर कमा ले करोड़ों। नहीं मतलब खुद ही सोचकर देखिए आप, ये यहाँ पर क्रिकेट मैचेस के रिजल्ट बताते हैं। ये बताते हैं कि कौन सी फिल्म हिट होगी, कौन सी फिल्म फ्लॉप होगी। ये बताते हैं कि बिजनेसमैन को बिजनेस कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अरे भाई इतना ही सब कुछ पता है तो जाकर थोड़े स्टॉक मार्केट की प्रिडिक्शन करो और जीत जाओ वहां पर लॉटरी। लेकिन आपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कभी नहीं देखा होगा कि वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करके यहाँ पर अरबपति बन गया। इंस्टेड हमें क्या देख रहे हैं, ये हमें सिखा रहा है कि भाई साहब आप एक काम करो कि जाके शेयर खरीदो और अपने कमाइयाँ करो, और दूसरों को भी। कहने का मतलब क्या है, ये हमें कह रहा है कि भैया जुआ खेलो। जुआ ही है कि नहीं है? एक नंबर का जुआ है तो जुआ। मतलब एक एस्ट्रोलॉजर लोगों को कहेगा भैया जुआ खेलो। इसलिए मैंने नहीं सीखा एस्ट्रोलॉजी, इसलिए एस्ट्रोलॉजर नहीं सीखते कोई एस्ट्रोलॉजी कि जाके जुआ खेलो। भाई मैं तुम्हारे को बताता हूँ, जब सट्टा लगा
ये नंबर ले, ये नंबर बोल, आज तेरा ये वाला नंबर आ जाएगा। क्या यार, ये क्या बोलने का तरीका है? शेयर खरीदो, कमाओ, क्यों नहीं कर लेते? इसलिए सीखी है। पैशन होना चाहिए, पैशन सीखने के लिए, कमाई के लिए नहीं है। मेरे पास भगवान का बहुत दिया है। लेकिन आपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कभी नहीं देखा होगा कि वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करके यहाँ पर अरबपति बन गया। इंस्टेड हमें क्या देखने को मिलता है कि कई गरीब एस्ट्रोलॉजर्स आकर आपके सामने पैसे मांगते हैं। तुम क्या कह रहे हो ध्रुव राठी? चंदा दे दो, चंदा। शर्म नहीं है आपको? हैं? क्या तुम YouTube पे बैठ के क्या कर रहे हो? सेवा नहीं ना, पैसा कमा रहे हो YouTube पे बैठ के, समझे? इसलिए किसी के ऊपर इतने बड़े इल्जाम, इतने बड़े वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। मैं ये चाह रहा हूं कि तुम सोशल मीडिया पे आके तुम्हें ये चीज की माफी मांगनी चाहिए कि ये मैं क्या बोल रहा हूं। चंदा दे दो, चंदा। ये किस्मत की बात है। हर कोई एस्ट्रोलॉजर अमीर नहीं हो जाता। चंद्रा स्वामी भी तो था ना? उन्होंने अपनी ऊंचाइयां कहां? किसी एस्ट्रोलॉजर को हक नहीं है क्या? उस बेचारे जो तुम जिनके बारे में बोल रहे हो, उनको हक नहीं है क्या पैसा कमाने का लिए, अपने बच्चे पालने का? कि तुम्हें हक दिया है? जगह जगह तुम अच्छा घूम रहे हो, किसके बदौलत घूम रहे हो? YouTube की बदौलत ही घूम रहे हो ना, वहीं से चंदा मिलता है तुम्हारे को। आज ध्रुव राठी, तुम एक काम करो, तुम मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम भेजो। डेट ऑफ बर्थ तो खैर मेरे पास है तुम्हारी, लेकिन इसका टाइम भेजो। मैं तुमसे फुल एंड फुल तुम्हारी प्रेडिक्शन करूंगा कि तुम किस टाइम क्या थे और क्या हो और आगे जाके क्या होगा। ये तुम्हारे साथ मैं ओपन डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तुम मेरे से जो सवाल पूछोगे उस चीज का जवाब दूंगा मैं। जानना चाहते हो ना? मैं तुम्हारी एक प्रेडिक्शन कर देता हूं। 8 अक्टूबर 2026, यही है ना डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी? 8 अक्टूबर। इसके बाद तुम्हारे घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। 8 अक्टूबर 2027 से लेके 8 अक्टूबर 2028 तक लिखवा के ले लो। वाइफ के साथ डिवोर्स के पूरे चांस हैं। अगर डिवोर्स नहीं होगा तो वाइफ के साथ कोई ना कोई लीगल इशू खड़ा हो जाएगा। ये लिख के लेना, ये मेरी चीज नोट कर लेना, चाहे सेव कर लेना, जहां मर्जी हो तुम। अभी तो तुम्हें सिर्फ न्यूमरोलॉजी से पकड़ा है मैंने। जिस टाइम भी पता लग गया ना, तो तुम्हारे को और भी बहुत कुछ बता दूंगा। अब आप ये एक क्लिप देखिए, फ्यूचर बदलने वाली। अगर हमारी डेस्टिनी, हमारा फ्यूचर ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो कोई फर्जी बाबा उसे कैसे बदल सकता है? जो ये फर्जी बाबा लोग सॉल्यूशंस प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। मैं वही आप लोगों को बता रहा हूं कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मेजर एक्सीडेंट होना, जैसे टांग टूट जानी या हाथ टूट जाना, तो उंगली टूट जाएगी। हम इस चीज को कम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आपकी आई हैं उसको हम रोक नहीं सकते। ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो आपको बोल रहा है, कोई भी आपको ये कह रहा है कि मैं इसको रोक दूंगा, तो फिर वो गलत है। मैं डेफिनेटली आपको ये कह रहा हूँ, श्योर कह रहा हूँ कि ये गलत है। इसमें पता नहीं उस एस्ट्रोलॉजर का क्या लालच होगा। हम सीधी बात बोलते हैं कि इस टाइम प्रॉब्लम होगी, हम उसको कम कर सकते हैं, रोक नहीं पाएंगे। और हाँ, एक और बात, अच्छा एक्टर बनने के लिए जो उन्होंने बोला, अच्छी एक्टिंग नहीं ज़रूरत है। अच्छा एक्टर बनने के लिए आपको नेपोकिड होना ज़रूरी है, समझे ध्रुव राठी? फिर उन्होंने लिखा कि फ्यूचर इज अनसर्टेन। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं होता। हम कैलकुलेशन से आपको इतना बता देते हैं कि भैया फ्यूचर आपका आने वाला जो टाइम है वो कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। अगर सही होगा तो सही बोलेंगे, मैं तो बोलूँगा। हाँ, अगर गलत होगा तो गलत बोलूँगा।
ठीक है, उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि भैया आप प्रिपेयर हो जाओ, बी प्रिपेयर। अगर अच्छा आएगा तो भी प्रिपेयर, गलत आ सकता है, भगवान करे। देखो एक हमें जो लगे, मेरे को जो लग रहा है मैं तो वही प्रेडिक्शन दूंगा। अगर खराब आ रहा है तो मैं तो यही बोलूँगा भैया खराब है, सही आएगा तो मैं तो सीधा यही बोलूँगा। हाँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो भैया क्या बोलूँ मैं, ऐसा होता है कि छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, हर आदमी अपने बारे में, ये बात कुछ हद तक इस बारे में जो ध्रुव ने बोली वो ठीक है कि हर आदमी अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना चाहता है। ये चीज़ कई एस्ट्रोलॉजर्स ने पकड़ ली कि भैया अच्छा अच्छा बोलो तो बहुत अच्छा ठीक है जी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छा कुछ नहीं होता। अगर किसी का वक्त खराब है तो उसका खराब वक्त ही होगा, अगर किसी का टाइम सही आने वाला है तो टाइम सही आएगा। मेरे एक कहावत है, सीधी बात नो बकवास। मैं कोई फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात अपनी बात, मैं किसी और एस्ट्रोलॉजर के बारे में नहीं जानता। मेरी तो बस यही है कि ध्रुव राठी की बातों का मेरे को जवाब देना था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने एस्ट्रोलॉजी को कैसे गलत कर दिया, हालांकि मैं उसकी प्रेडिक्शन दे चुका हूँ उसको। अगर वो कोई भी फैन हो या ध्रुव राठी का कोई भी, जिसने भी मेरी वीडियो देखनी है ध्रुव राठी की, वो जाके ये वीडियो उसको दिखा सकता है कि भैया ये देख ले, ये तेरे साथ ये बात हुई है, उसका जवाब दिया। मेरे से ओपन डिबेट करने को तैयार हूँ उससे, सीक्रेट चैनल्स के थ्रू। श्याम मानव फाउंडर है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपरस्टिशन को डिबंक करती है और एस्ट्रोलॉजी के फ्रॉड को एक्सपोज करती है। ये बताते हैं कि अक्सर इंडिया में क्या होता है, जब आप एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो इस इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं बाबा को, और वो बाबा आपको वही चीज दोहराते हैं। आपको लगता है भाई इन्हें कैसे पता चला। एक बार ये इंदौर गए थे एक बड़े ही फेमस बाबा को डिबंक करने के लिए। वहां बाबा के पास जाने के लिए उन्होंने रिक्शा पकड़ी और रिक्शा वाला जो था वहां पर वो बातचीत करने लग गया आमतौर पर और काफी चीजें पूछने लग गया। श्याम मानव को एकदम से एहसास हुआ कि ये रिक्शा वाला इतनी सारी चीजें क्यों पूछने लगा। तो उन्होंने एक गलत इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दे दी। उन्होंने कहा कि वो इंग्लिश प्रोफेसर है नागपुर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जब वो फर्जी बाबा के पास पहुंचे तो वहां से अनाउंसमेंट उन्हें सुनने को मिलती है। और कतार में मुझे खड़े रहना पड़ा, करीबन 250-300 लोग कतार में खड़े थे, मैं खड़ा हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद में 5-7 मिनट के बाद में बाबा जोर से चिल्लाए लाउड स्पीकर, वो नागपुर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े इंग्लिश के प्रोफेसर है, वो सामने आओ। अब मैं इंग्लिश का प्रोफेसर तो यूनिवर्सिटी में कभी था ही नहीं। मुझे फट से पता चल गया कि सब जानकारी रिक्शे वाले को जो मैंने दी थी वो बराबर बाबा तक पहुंच गई। अरे जिस एस्ट्रोलॉजर ने किया, जितना ज्ञान जिसके पास होगा वो उसी बात करेगा ना। हम क्यों नहीं करते ऐसा कि हम आसपास के लोगों के वहां पे अपनी जाल बिछा दें, यहाँ भी अपने आप को इतना ऊपर कर लें। हम क्यों नहीं करते, जरूरत नहीं। तो एक गलत आदमी से आप सबको गलत बोलोगे। ध्रुव राठी, मुझे तुम गलत मत समझना। मेरा कोई आपसे मैं कोई आपसे कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ। आपकी एक जनरल आपने जो टॉपिक छेड़ा ना, मैंने उसका जवाब दिया है, उसका जवाब भी दिया है, साथ साथ में लोगों को समझाया भी है कि असल बात ये होती है, ऐसे देखा जाता है चार्ट को। किसी को समझ आया हो, किसी को ना समझ आया हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं लोगों को कुछ तो समझा सकूं कि एस्ट्रोलॉजी, हालांकि ये वीडियो जितनी भी लंबी बने, कि एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान नहीं है जो लोग, तुमने तो आके बता दिया कि 25 मिनट की वीडियो में बता दिया कि एस्ट्रोलॉजी ऐसे ठा मार के चले गए तुम, यार ये भी गलत, वो भी गलत। कुछ दम है तो एस्ट्रोलॉजी अभी तक है, ये तो कब की खत्म हो चुकी होती। हाँ, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर इसको लालच के तरीके से देखता है, पैसा कमाने के तरीके से देखता है, तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। कि देखो, गलत बंदे हर जगह, गलत बंदे भी होते हैं, हर जगह सही आदमी भी होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो ध्रुव राठी का कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ या किसी नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।